सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम स्ट्रेट लाइन मोशन में टाइम वेलोसिटी कर्व के बारे में पढ़ेंगे। ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ये कर्व बना हुआ है जो टाइम और वेलोसिटी के बीच में खींचा गया है। इस कर्व को खींचने के लिए जैसे आप हाई स्कूल में वक्र खींचते थे एक्स वाई में, उसी तरह से यहाँ पर एक निश्चित समय अंतराल लेकर के वेलोसिटी नापते जाते हैं पिंड की, और हम पॉइंट प्राप्त करते जाते हैं। उन सभी पॉइंट्स को मिलाकर वक्र खींच देते हैं। तो इस वक्र का नाम होता है टाइम वेलोसिटी ग्राफ। तो अब इसी टाइम वेलोसिटी ग्राफ के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है समय वेग वक्र, या इसी को हम कह सकते हैं टाइम वेलोसिटी कर्व। सभी बच्चे ध्यान दें। इस कर्व की विशेषता ये होती है कि हम नंबर फर्स्ट ध्यान दें, गिवन टाइम पर वेग निकाल सकते हैं या वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ज्ञात करते हैं। और दूसरा है गिवन वेलोसिटी पर टाइम ज्ञात कर सकते हैं। यानी आसानी के साथ इसको पढ़ा जा सकता है। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि 2 सेकंड पर वेग कितना होगा, तो 2 सेकंड ऐसे चले आते हैं और इधर आ जाते हैं 20 मीटर पर सेकंड। या किसी ने पूछ दिया 50 मीटर पर सेकंड वेग कब होगा, तो यहाँ से ऐसे आइए और डायरेक्ट टाइम एक्सिस पर आ जाइए 5वें सेकंड में। यानी वेग क्या हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। इससे डायरेक्ट पढ़े जाते हैं वेलोसिटी एंड टाइम। इसके बाद दूसरे नंबर पर इसमें आता है स्लोप। स्लोप यानी ढाल। वक्र का ढाल हमें त्वरण बताता है। अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में वक्र का ढाल निकाल दिया जाए तो त्वरण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखे देते हैं स्लोप ऑफ द कर्व represents acceleration। सभी बच्चे समझ गए होंगे। अगर स्लोप निकाल दिया जाए तो एक्सीलरेशन मिलता है। अब यहाँ पर हम एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं, यहाँ पर निकाल रहे हैं अब ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ 2 पॉइंट के बीच का एक्सीलरेशन निकालते हैं, इसलिए इसको एवरेज एक्सीलरेशन हम बोलते हैं। therefore एवरेज एक्सीलरेशन a बार इज इक्वल टू, इसका स्लोप ढाल होता है। तो अब मान लीजिए इसी वक्र का हमें ए बी के बीच निकालना है, या स्लोप ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन। अब हम निकालें एवरेज एक्सीलरेशन ए बिटवीन ए एंड बी। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी, नॉट ए बी, ए सी अपान, नॉट ए सी, बी सी अपान ए सी। ये हो जाएगा बी सी अपान ए सी। अब बेटा बी सी अपान बी सी को क्या लिख सकते हैं? बी बी डैश, बहुत ध्यान से लिखिए गलत ना होने पाए। बी बी डैश, बी बी डैश माइनस सी बी डैश माइनस सी बी डैश डिवाइडेड बाई ए सी। ए सी को लिख सकते हैं यहाँ पर ए सी। ए सी 2 खंडों में मिला है। अगर लिखें ओ बी डैश माइनस ओ ए डैश, क्या लिख सकते हैं? ओ बी डैश ओ बी डैश माइनस ओ ए डैश।
अब बेटा इधर ध्यान दो, बी बी डैश V2 है, V2 माइनस सी बी डैश V1 है, अपान ओ बी डैश T2 है, माइनस ओ ए डैश T1 है, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V अपान डेल्टा T। अब ध्यान दें, यहाँ पर ये एवरेज एक्सीलरेशन आया, इसको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन या तत्क्षणिक त्वरण में बदलने के लिए देयरफॉर तत्क्षणिक त्वरण, तत्क्षणिक अंग्रेजी में इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोलते हैं, तत्क्षणिक त्वरण A is equal to limit डेल्टा T टेंस टू 0, और ये हो जाएगा डेल्टा V अपान डेल्टा T, जो लिमिट के कारण बदलकर हो जाएगा dV अपान dt। इस तरह से एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमें मिलता है A इज इक्वल टू dV अपान dt। तो स्लोप निकालना सीख लिए, कहीं भी स्लोप निकाल दीजिए तो त्वरण आ जाता है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है एरिया बिटवीन द कर्व एंड टाइम एक्सिस। represents distance traveled, distance travel। ध्यान दें, अगर वक्र तथा टाइम एक्सिस के बीच का एरिया निकाल दे तो चली गई दूरी आ जाता है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे बिंदु A तथा B के बीच चली दूरी। इसको कई तरीके से पूछ सकते हैं, टाइम T2 तथा T1 या T1 तथा T2 के बीच चली गई दूरी, समझ गए कि नहीं? तो हम निकाल लें बिंदु A तथा B के बीच चली गई दूरी। तो मैंने क्या कहा, एरिया निकाल लो। तो चली गई दूरी S, ये बराबर हो जाएगी एरिया, नाम लिख देते हैं ए बी डैश A डैश, यानी ये जो ट्रेपीजियम बना है इसका एरिया निकालना है। और ये हो जाएगा एरिया ट्रायंगल का। एरिया अब ट्रायंगल कौन सा ले लें, ABC प्लस एरिया, अब यहाँ पर रेक्टेंगल है तो ACB डैश A डैश, ACB डैश A डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ बेस AC हो गया, बेस AC इंटू ऑल्टीट्यूड BC प्लस एरिया। अब ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, तो नॉट ट्रेपीजियम, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर हो जाएगा, लंबाई को ले लेते हैं AB डैश प्लस A डैश है, A डैश B डैश इंटू नॉट प्लस इंटू CB डैश इंटू CB डैश। फिर से एक बात समझ लें, A डैश B डैश
आधार गुणा ऊंचाई यानी बी डैश सी या सी बी डैश। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हाफ ए सी। ए सी को लिख सकते हैं T1 माइनस T2 इंटू बी सी। बी सी को लिख सकते हैं V2 माइनस V प्लस ए बी डैश यानी ए डैश बी डैश, इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T इंटू सी बी डैश को लिख सकते हैं V1। सी बी डैश को V1 लिख सकते हैं या V1 माइनस 0 लिख सकते हैं। अब बेटा इधर ध्यान दो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ T1 माइनस T2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर ये V2 तो बना ही रहेगा, यहाँ पर हाफ V1 होगा, यहाँ पर फुल V1 प्लस होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा V2 प्लस। तो इस तरह से ये एरिया जो कैलकुलेट होकर आया है वो A तथा B के बीच चली गई दूरी है, यानी वक्र में बिंदु A और B के बीच की चली गई दूरी हमें एरिया के द्वारा प्राप्त हो जाती है। अब एक दो बातें और समझ लो इसमें चौथा नंबर है, सबसे बिल्कुल सरल है, केवल देख कर समझ जाएंगे। वक्र खींचा हुआ है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ये लाइन A है और ये लाइन B है। इसका स्लोप बड़ा है, इसका स्लोप छोटा है। तो अब यहाँ पर मोर एक्सीलरेशन, जिसका स्लोप बड़ा होगा उसका एक्सीलरेशन भी बड़ा, और जिसका स्लोप छोटा होगा उसका एक्सीलरेशन छोटा होता है। ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। अगर किसी वक्र में ये वक्र एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए या टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्यों, इसका ढाल क्या हो जाएगा, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जीरो हो जाए। कांस्टेंट वेलोसिटी r, यहाँ पर इसको जीरो एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं, यानी यहाँ पर कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। क्यों, स्लोप जीरो हो जाएगा। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि स्लोप देख करके हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। अगर ये कर्व पैरेलल हो जाता है टाइम एक्सिस के तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे। इस तरह से इस वक्र को आप समझ लेंगे और समझ करके याद कर लेंगे, और जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं।